Okay friends, so we will start our lecture. This will be our second lecture. Yesterday we discussed introduction of UPSC Civil Service Examination कि exactly exam का pattern क्या रहेगा. And in this lecture, as we decided, we will discuss the syllabus. कि कल मैंने एग्जाम का पैटर्न देखा कि मुझे प्रीलियम मेंस और इंटरव्यू ऐसे 3 स्टेजेस से गुजरना है और आज हम लोग जो सिलेबस डिस्कस करेंगे दैट विल बी फॉर मेंस एग्जामिनेशन. देखिए कल जैसे हम लोगों ने बात किया था कि यूपीएससी पास होने के लिए आप लोगों को मैक्सिमम होल्ड आप लोगों का राइटिंग के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी जो एग्जाम है मेंस की दैट विल बी कंडक्टेड इन राइटिंग फॉर्मेट. द चॉइस ऑफ लैंग्वेज विल बी योर्स, बट द कंसर्न इज दैट आपकी रीडिंग हुई चाहिए और आप लोगों का राइटिंग होना चाहिए. अभी क्वेश्चन नहीं कि मुझे रीडिंग किस किस चीज़ की करना है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द सिलेबस. इंपॉर्टेंट बात आप लोग ये ध्यान में रखिए कि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए और टू गेट अ सक्सेस इन एनी एग्जाम द फर्स्ट रूल यू हैव टू नो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सिलेबस. सिलेबस इज लाइक अ स्टील फ्रेम कि उसके बाहर का कुछ आएगा नहीं, बट एक्चुअली आप लोगों को बॉर्डर्स पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ तक मुझे पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी द एक्सटेंशन फॉर द क्वेश्चंस. और एक अर्ली प्रिपरेशन फेज में तो आप लोगों को सिलेबस पता ही होना चाहिए. आप लोगों को नहीं पूरा सिलेबस बट एटलीस्ट एक ब्रीफ जिसे कहते हैं हम लोग कि एक आपको पता होना चाहिए कि किस किस टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछने की संभावना है. सो आवर टुडेज लेक्चर विल बी रिगार्डिंग द सिलेबस ऑफ यूपीएससी मेंस. अभी सिलेबस देखेंगे हम लोग. आज हम लोग पहले कुछ पेपर्स का सिलेबस देखेंगे ब्रीफली. इसमें आप लोगों के क्वालिफाइंग पेपर्स रहेंगे. आफ्टर दैट आप लोगों का एसए का पेपर रहेंगे और हम लोग जीएस पेपर 1 के बारे में बात करेंगे कि जीएस पेपर 1 में सिलेबस क्या क्या है. सो लेट्स हैव अ लुक. वी विल स्टार्ट. See, this is the UPSC men's pattern. Yesterday we discussed about it. Totally means total there will be 9 papers. टोटल 9 पेपर रहेंगे और ये सभी पेपर राइटिंग फॉर्मेट में रहेंगे या इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में रहेंगे. आप लोग समझ लीजिए. इसमें फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर विल बी ऑफ कंपलसरी लैंग्वेज या ये कंपलसरी पेपर रहेंगे. इसमें आप लोग मराठी हो तो आप लोग मराठी लोगे. दिस पेपर विल बी फॉर 300 नंबर. डिस्क्रिप्टिव पैटर्न रहेगा बट दिस विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एज वी यस्टरडे डिस्कस यस्टरडे. Out of 300 you have to get 25%, that means 75 marks out of 300. इतने नंबर सब मीन 75 मार्क्स आउट ऑफ 300. ये पेपर 1 रहेगा आप लोगों का मराठी का, या आप लोग कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो आउट ऑफ 22 लैंग्वेजेस. एंड योर सेकंड पेपर विल बी ऑफ इंग्लिश. इंग्लिश विल बी कंपलसरी लैंग्वेज. आप लोगों को छोटा मोटा इंग्लिश आना ही चाहिए एज यू आर गोइंग टू बी एन क्लास 1 ऑफिसर. आईएफएस वगैरह आप लोग बनेंगे तो थोड़ा सा इंग्लिश के ऊपर होल्ड होना चाहिए. तो ये पेपर भी आपका इंग्लिश के ऊपर वो होल्ड है या नहीं ये चेक करने के लिए ये 300 नंबर का पेपर लिया जाएगा. This will be again descriptive in nature and qualifying in nature. Again 25% and 75 marks out of 300. Out of that, paper number 3 will be of essay. ये मराठी में नहीं रहेगा. सपोज एसे का पेपर आप लोगों को रहेगा. एसे का पेपर आप लोगों को 250 मार्क्स के लिए रहेगा. 2 ऐसे आप लोगों को पूछे जाएंगे. इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग. 2 सेक्शन रहेंगे. 4 ऐसे दिए जाएंगे. 4 ऐसे पर सेक्शन. And out of 4 essay you have to choose 1 and you have to write it. After that your next paper will be GS paper 1, 2 and 3. GS paper 1, 2 and 3. ये पेपर नंबर 4, पेपर 5, पेपर 6 and पेपर 7. GS paper 1, 2, 3 and 4. Each paper will carry 250 marks. The nature of this paper also will be descriptive. And after that comes your the weighted paper like paper number 8 and paper number 9. This will be for optional subject. Each paper will carry 250 marks and this is again it will be in the descriptive. तो आप लोगों की जो मेंस है पहले आप ये समझ लीजिए कि मेरी जो मेंस है दैट मेंस विल बी कंडक्टेड फॉर 100750 मार्क्स. 100750 मार्क्स ये आप लोग समझ लीजिए.
Instructions for men's candidates will have to option answer the question papers in मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे कि हम लोग मराठी है तो रीजनल लैंग्वेज आपने कहा भी कि मैं लैंग्वेज चेंज करना चाहूँगा तो जनरली लोग मराठी लैंग्वेज लेते हैं। आप हिंदी ले सकते हो, उर्दू ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा आप लोगों को पेपर नंबर 3 से लेकर 7 तक यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर छोड़ के एसे का पेपर और आप लोगों के ऑप्शनल पेपर और 4 पेपर जीएस के, उसके लिए पहले ही लैंग्वेज डिसाइड करनी पड़ेगी। प्रीलियम का फॉर्म भरते टाइम में आप लोगों को पूछा जाता है कि व्हाट विल बी योर लैंग्वेज फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, तो आप लोग मराठी दीजिए, हिंदी दीजिए, उर्दू दीजिए, नो मैटर। फॉर द ऑप्शनल पेपर ये आप लोग चेंज कर सकते हैं क्योंकि कुछ कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं जैसे इंजीनियरिंग के ऑप्शनल्स हो गए, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो जनरली ये ऑप्शनल आप लोगों को मराठी में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हो। सपोज कि मेरी जीएस के लिए लैंग्वेज रहेंगी मराठी और मेरा जो ऑप्शनल है वो इंग्लिश में, तो आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हो सपोज वहां पे। और यहाँ पे जो पेपर्स आप लोगों के लिए रहेंगे ये पेपर्स 2 लैंग्वेजेस में आप लोगों को दिए रहेंगे। 2 लैंग्वेजेस में मीन्स आप लोगों का द क्वेश्चन विल बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द सेम क्वेश्चन विल बी अगेन आस्क्ड इन द हिंदी लैंग्वेज, सपोज इंग्लिश एंड हिंदी। पेपर 1 रहेगा, हम लोग पेपर का सिलेबस देखेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2 जिसमें कंपलसरी लैंग्वेज रहेगा। क्वालिफाइंग पेपर फॉर मराठी, जैसे कि मैंने मराठी ऑप्ट किया है सपोज, क्वालिफाइंग में मेरा रीजनल लैंग्वेज मदर टंग मराठी है तो इंग्लिश लैंग्वेज का एक पेपर रहेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। द एम ऑफ द पेपर इज टू सेट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड वेरियस डिस्कर्सिव प्रोज एंड एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली एंड करेक्टली इन मराठी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। दिस पेपर विल कंप्राइज कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ गिवन पैसेजेस। आपको पैसेजेस दिए जाएंगे और पैसेजेस के ऊपर से आप लोगों को क्वेश्चंस का आंसर करना है लिख के। प्रेशर राइटिंग रहेगा आप लोगों को। प्रेशर राइटिंग यानी आप लोगों को पता होगा 1/3 क्रक्स कंक्लूजन में आप लोगों को लिखना पड़ता है। यूजेस एंड वोकेबलरी, मराठी की इंग्लिश की जो वोकेबलरीज रहेंगी उसका यूज करना पड़ेगा आपको। और एक शॉर्ट ऐसे लिखना पड़ेगा, शॉर्ट ऐसे कि जैसे आप लोगों को 100 वर्ड्स में कोई ऐसे पूछ लिया है सपोज, या 150 वर्ड्स में मैंने कोई ऐसे पूछ लिया है मराठी या इंग्लिश में, एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू मराठी एंड वाइस वर्सा। आप लोगों को ट्रांसलेशन भी पूछा जाता है कि इसको ट्रांसलेट करके दिखाइए। सो दिस इज द सिलेबस फॉर योर क्वालिफाइंग पेपर, सपोज पेपर 1 एंड पेपर 2। ये रहेगा आप लोगों का पेपर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। पेपर 3 ऐसे, ऐसे का पेपर, इस यहां से आपके नंबर्स शुरू हो जाएंगे काउंट होना, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर जो है मराठी का या आप लोगों की जो रीजनल लैंग्वेज रहेंगी उसका और आप लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज का, दिस पेपर विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। 75 मार्क्स आप लोगों ने ले लिए, दैट्स ऑल, दैट मार्क्स आर इनफ टू बी एन आईएएस ऑफिसर। अभी इसके बाद जितने भी पेपर्स रहेंगे आप लोगों के ऐसे से लेके ऑप्शनल तक, यहाँ पे पूरा आपका परफॉर्मेंस कैलकुलेट किया जाएगा, उसे ग्राह्य पकड़ा जाएगा आपके पास होने में। तो इसमें सबसे पहला पेपर आप लोगों का रहेगा भैया जी ऐसे का। इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे भी। ऐसे मराठी में ऐसे को आप लोग निबंध कहते हो, निबंध। स्कूल में हम लोग थे, हमने ढेर सारे निबंध लिखे हैं, बट स्कूल के जो निबंध रहते थे ऐसे रहते थे हमारे, उसमें थीम नहीं रहती थी, जस्ट एक इंफॉर्मेशन हम लोग पुट करके देते थे। बट व्हेन यू राइट द सेम टाइप ऑफ थिंग फॉर द यूपीएससी, like if you are writing an essay for UPSC, so what should I have write in the essay, or what they are expecting from me? In UPSC the definition of essay is that essay is the reflection of your personality. आपकी जैसी पर्सनैलिटी रहेंगी, जैसा आपका एटीट्यूड रहेगा, उसी तरीके का ऐसे आप लोग लिखोगे। इट्स अ विंडो टू योर थॉट्स, what you think about a particular subject. I will ask your opinion and from that you are writing I will try to determine your mindset that what he is thinking। suppose तो आपकी थिंकिंग किसी भी चीज के बारे में बैलेंस्ड होनी चाहिए। हर चीज को 2 एंगल्स होते हैं, थोड़ी सी अच्छाई भी होती है, थोड़ी सी बुराई भी होती है हर चीज में। तो हम लोगों को बैलेंस करके एक अनबायस्ड कंक्लूजन के ऊपर आना पड़ता है while writing the essay। इंस्ट्रक्शंस यहां भी दिए गए आप लोगों को ऐसे के, देखिए 1 मिनट।
Instruction: in essay paper, candidate may be required to write essay on multiple topics. They will expected to keep closely to the subject of the essay, to arrange their ideas in an orderly fashion or write concisely. In essay paper, candidates may required to write an essay on multiple topics. जैसे कि इसे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे हम लोग। जैसे कि जो एसे का पेपर आप लोगों का रहेगा, फॉर एसे पेपर 250 मार्क का पेपर है, 250 मार्क्स का। 2 सेक्शन रहेंगे यहाँ पे। सेक्शन 1, इसमें 4 ऐसे दिए जाएंगे आपको। आउट ऑफ 4 राइट एनी वन, इसके लिए वर्ड लिमिट दी जाएंगी, जैसे कि 1400 वर्ड्स में आपको इसे लिखना है। और उसके बाद रहेगा सेक्शन बी। इस सेक्शन बी में 1, 2 एंड 3 एंड 4 ऐसे 4 ऐसे आप लोगों को दिए जाएंगे। तो इसमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर आप लोगों को वापस 1400 वर्ड्स में आपको ओपिनियंस देने हैं। फर्स्ट ऐसे विल कैरी 125 मार्क्स एंड अनदर ऐसे विल कैरी 125 मार्क्स। 125 के 2 ऐसे टोटल हो गए 250 मार्क का ऐसे का पेपर। अभी क्वेश्चन ये कि मुझे टॉपिक्स किस तरीके के रहेंगे, कि जैसे कि सर मुझे ये बताइए कि मुझे प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए। तो देखिए ऐसे के जो टॉपिक होते हैं आपकी जीएस के सब्जेक्ट्स में से ही रहेगा। जैसे कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का ऐसे पूछ लिया है, कोई कल्चरल बैकग्राउंड का, सोशल बैकग्राउंड का कोई ऐसे पूछ लिया है, जैसे कोई मान लीजिए डेमोग्राफी के ऊपर कुछ पूछ लिया है, टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ पूछ लिया है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव, डेमोक्रेटिक, किसी भी एंगल से आप लोगों को ऐसे पूछा जा सकता है। एंड जनरली द टॉपिक ऑफ ऐसे इज फ्रॉम द सब्जेक्ट्स ऑफ योर जीएस। जैसे कि एक ऐसे इन्होंने पूछा था, एजुकेटिंग द वुमेन इज अ की टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। एजुकेटिंग द वुमेन इज अ की टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। अभी इस ऐसे का अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो ये एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक वुमेन इंपावरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया ऐसे। फिलोसॉफिकल एसेस भी आप लोगों को पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा गया था कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड वन डे। दिस इज अ कोट बाय मोहनदास करमचंद गांधी जी। एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड वन डे। आपको पता है इसमें क्या है, बट आप लोगों को इसे एक्सप्रेस करके लिखना है। एजुकेटिंग द माइंड्स विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। एरिस्टोटल ने कहा था। ये मैंने आप लोगों को एक कोट पूछ लिया है, लिखिए आप लोग क्या लिख सकते हो। तो डेमोक्रेसी के ऊपर आप लोगों को पूछा जाएगा, जो करप्शन चलता है उसके ऊपर यानी कोई भी ऐसे हो सकता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। बट ऐसे जनरली जेनरिक नेचर होता है ऐसे के टॉपिक का। जेनरिक कहने का भी जनरल रहेगा। आप लोगों को मैं एकदम कोई मार्स के बारे में या कोई रॉकेट साइंस वगैरह नहीं पूछूंगा जो आपने कभी सुना ही नहीं। मैं ऐसी चीज आपको पूछूंगा कि आप डेली उसे एक्सपीरियंस करते हो, बट आपके उसके बारे में क्या थॉट्स है। जैसे कि हमने एनिमल्स के ऊपर पूछ लिया आप लोगों को, टाइगर्स के ऊपर मैं पूछ सकता हूँ कि इंडिया इज अ टाइगर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, कमेंट ऑन इट, लिख सकते हैं आप लोग। एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है इसे। सो द थिंग इज दैट द नेचर ऑफ एसेस टॉपिक विल बी जेनरिक। आप लोगों को आपके जीएस की किसी सब्जेक्ट के बेस के ऊपर ऐसे पूछे जा सकते हैं। 2 ऐसे आप लोगों को लिखना है। ईच ऐसे विल कैरी 125 मार्क्स एंड द इंटायर पेपर विल बी ऑफ 250 मार्क्स। आप लोग अगर इसमें वर्ड्स में देखना चाहते हो कि मुझे कितना लिखना पड़ेगा, तो देखिए अभी ऐसे लिखते समय भी इमीडिएटली लिखना शुरू करना नहीं। हम लोग जब ऐसे का पेपर हमारे सामने आता है तो तकरीबन 15 से 20 मिनट तो ऐसे को देख पढ़ना है आप लोगों को। ट्राई टू थिंक ऑन एवरी ऐसे। चारों ऐसे आप लोगों को आते हैं। आपने कहा कि सर मुझे तो चारों के ऊपर आता है, बट मेरा ये कंसर्न है कि आप उसके बारे में अच्छे से लिख, यानी उस ऐसे को आप लोग चूज कीजिए लिखने के लिए जिसके बारे में आपके पास अच्छी सी इंफॉर्मेशन, यू हैव एग्जांपल्स रिगार्डिंग दैट ऐसे, यू हैव केस स्टडीज रिगार्डिंग दैट ऐसे, यू कैन एक्सप्रेस योर ओपिनियंस इन दिस ऐसे इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, पाई चार्ट, सपोज कोट्स मेरे बारे में है। इस प्रकार से आप लोग शुरू कर सकते हो। किसी भी ऐसे में राइटिंग करते समय 3 पार्ट्स में हम लोग लिखते हैं। सबसे पहला पार्ट आपका इंट्रोडक्शन का आता है, फिर वो आप लोगों का आंसर रहे, नहीं तो ऐसे रहे। अभी ऐसे मुझे लिखना है कितने वर्ड्स में, सपोज 1200 वर्ड्स में मुझे ऐसे लिखना है।
1200 वर्ड्स। 1200 वर्ड्स बहुत हो गए, तो मैं शुरुआत कहाँ से करूंगा? तो एवरी से स्टार्ट्स विद और एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन। लाइक इंट्रोडक्शन में मैंने शुरू किया एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स का मतलब होता है ट्रू स्टोरी, कि मेरा खुद का ही उसके बारे में कुछ स्पेशल एक्सपीरियंस हो, कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पूछे और मैंने मेरी ही फैमिली में मेरी जो माता जी है, मेरी जो सिस्टर या मेरी जो परिचित महिला है, उनके बारे में मैंने कोई एक्सपीरियंस लिखा है कि हाउ दे हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। सपोज मैं इसके बारे में लिख सकता हूँ। करप्शन के ऊपर मुझे ऐसे पूछा गया, मान लीजिए मेरी लाइफ में मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आएगा कि मुझे घूस देनी पड़ी होगी या किसी ने मुझसे घूस मांगी होगी, तो मैं उस बारे में भी लिख सकता हूँ ट्रू स्टोरी। ओपिनियन क्वेश्चन मुझे पूछा गया है तो आंसर भी मेरे ही दिल और दिमाग से आना चाहिए। मैं किसी किताब को खोल दिया और उसमें से मैंने पढ़ के ऐसे लिख दिया, ऐसे यूपीएससी में कभी होता है नहीं। उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपका खुद का एक अनबायस्ड ओपिनियन चाहिए। ट्रू स्टोरी से आप लोग शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद मेन बॉडी आएंगे। मेन बॉडी में लिखते समय आप लोग ऐसा ही नहीं कि सिर्फ राइटिंग करनी है, आप लोग कोट्स बीच बीच में डालते रहिए। कोट्स एक इंपॉर्टेंट रहता है कि आप लोगों को इस बारे में कोट पता है। हम लोग कोट्स का प्रिपरेशन करके ही लेते हैं, सो आप जरूरत पड़ने पे हम लोग कोट से ओपन भी कर सकते हैं आंसर को, ऐसे को। ये काफी अच्छा इंट्रोडक्शन रहता है, काफी डिसेंट इंट्रोडक्शन रहता है ये, इंट्रोड्यूसिंग योर आंसर विद द हेल्प ऑफ कोट्स। वो किसने लिखा है वो भी हम लोग लिखेंगे कि ये कोट किसका है, और आप लोग उसी के एक्सप्लेनेशन से शुरू कर सकते हो। आपको किसी चीज के ऊपर श्लोक पता होगा गीता का, आप वो भी लिख सकते हो। कोई स्त्रोत आप लोगों को पता होगा, इवन यू कैन राइट एनीथिंग सपोज which you think that this will be the suitable content for the topic. केस स्टडीज डालिए आप लोग, एग्जाम्पल डालिए आप लोग, मैप पुट कीजिए आप लोग। अगर आप लोग पॉपुलेशन के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर ऐसे लिख रहे हो और आपको लगता है कि आई कैन शो दिस थिंग इन द, मुझे जैसे कि मैंने ट्राइबल के ऊपर ऐसे लिखना है कि डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल और द ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया इन द लास्ट 75 ईयर, या आप लोगों को ऐसे पूछा गया सपोज, तो हम लोग उसे इंट्रोड्यूस करेंगे कि ट्राइबल का क्या कंट्रीब्यूशन है, ट्राइबल का क्या डेफिनेशन है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, कौन से ट्राइबल हीरो इंडिया में। आई विल स्टार्ट विथ रानी गिडालू जो कि मणिपुर से फेमस है। शी हैड अ स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। शी वॉज देयर इन द जेल फॉर द मोर देन 15 ईयर्स। मैं इस बारे में लिखूंगा कि व्हाट आर द सैक्रिफाइसेस डन बाय द ट्राइबल पीपल। उसके बाद मैं अभी के सिनेरियो के ऊपर आ जाऊंगा कि व्हाट इज द करंट स्टेटस। मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करूंगा सपोज, इसके ऊपर ऐसे लिखते समय इंडिया का मैप मैंने ड्रॉ किया और इंडिया के मैप के ऊपर मैं ट्राइबल का लोकेशन दिखाऊंगा। जैसे कि मैं दिखाऊंगा कि सर इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्राइबल नॉर्थ ईस्ट में है, ऑलमोस्ट ऑल, एंड दे आर क्रिश्चियन ट्राइबल सपोज। आफ्टर दैट अनदर ट्राइबल बेल्ट इज ओवर नियर अरावली, अनदर ट्राइबल बेल्ट इन विंध्यंस एंड सातपुड़ा, एंड अनदर ट्राइबल बेल्ट इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। दिस इज अनदर ट्राइबल बेल्ट। मैंने मैप में दिखा दिया है टोटल। मैं इसे इंडिकेट करूंगा यहाँ पे कौन सी ट्राइब्स रहती है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, डिटेल में लिखिए प्रॉपर, एकदम फ्लो होना चाहिए ऐसे में। आप कभी कभी कोई आर्टिकल पढ़ते हो, यूर एसे इज नथिंग बट द आर्टिकल, कि मैंने न्यूज़पेपर खोला और मैंने आर्टिकल पढ़ना शुरू किया। आर्टिकल को इतने अच्छे से अरेंज किया गया था, वोकैबुलरी का इतना अच्छा अरेंजमेंट था कि बड़े आराम से मैं इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन के ऊपर पहुंच गए। इजीली डाइजेस्ट होने वाला ऐसे कहते हैं कि सामने वाले को सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपकी वर्डिंग्स आपके ऐसे में सिंपल होनी चाहिए। लोग स्टूडेंट्स का ये भी कंसर्न होता है कि सर मैंने ऐसे लिखते टाइम कैसे वर्डिंग यूज करनी चाहिए। तो देखिए, ऐसे जनरल कंटेक्स्ट में पूछा गया है तो लैंग्वेज भी जनरली होनी चाहिए। आपका ऐसे इतना ईजी होना चाहिए कि एक 10वीं पास बच्चे को वो पढ़ के समझ में आना चाहिए, इतना ईजी लैंग्वेज होना चाहिए आपके ऐसे। ऐसा भी नहीं कि डिक्शनरी खोलनी पड़ रही, तो इतना हाई लेवल परफॉर्मेंस को कुछ काम का नहीं है। अच्छे से आप लोग ऐसे लिख सकते हो। 15-20 मिनट 3 घंटे में से आपने प्लान किया, 10 मिनट मैंने ऊपर का एक ऐसे लिया कि 4 में से कौन सा लिखूंगा, और बाद में मैंने नेक्स्ट ऐसे चूज किया और लिखना शुरू किया। मेरे पास 2.5 घंटे का समय, तो 2.5 में से सवा घंटा ने 1 आवर 15 मिनट्स फॉर वन ऐसे एंड 1 आवर 15 मिनट्स फॉर अनदर ऐसे। नहीं तो ऐसा नहीं कि मैंने पहले ऐसे इतना लंबा लिखा कि दूसरे को समय ही नहीं मिला और दूसरा वाला छूट ही गया फिर। और ऐसे छूटना यानी फेल होने का ही काम है। 125 मार्क का एक ऐसे 2 ही क्वेश्चन है, 125 मार्क्स के, मिस करना नहीं है। आई होप यू पीपल आर गेटिंग मी।
जो कुछ पढ़ रहे सपोज हम लोग, तो इस प्रकार से ऐसे का पेपर रहेगा। हमने एग्जांपल्स भी देखे कि किस प्रकार के ऐसे मुझे पूछे जा सकते हैं, पॉलिटिकल, डेमोक्रेटिक, सोशल, इकोनॉमिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल, रिलीजियस, फिलोसॉफिकल, किसी भी टॉपिक के ऊपर पूछेंगे, बट द टॉपिक विल बी फ्रॉम योर जीएस सब्जेक्ट्स। सो दिस वाज अबाउट ऐसे। ऐसे का हम लोग सेपरेट लेक्चर लेंगे। दिस इज द जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऐसे की व्हाट आई हैव टू मीन्स जस्ट द बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर यू। अभी आपको ये भी बताना जरूर समझूंगा, अभी स्टूडेंट्स की ये भी क्वेश्चन है कि सपोज मैंने सर ऐसे के लिए क्या पढ़ना चाहिए कि जिसकी वजह से मेरे ऐसे राइटिंग की प्रिपरेशन अच्छी हो, क्योंकि बहुत लंबा लिखना पड़ता है। तो देखिए ऐसे के प्रिपरेशन के लिए आप लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत रखिए। न्यूज़पेपर रीडिंग का लेक्चर भी हम लोग कंडक्ट करेंगे नेक्स्ट वीक में या इसी वीक में है शायद, न्यूज़पेपर रीडिंग का लेक्चर, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। कोई भी एक न्यूज़पेपर, द हिंदू मोस्ट रिकमेंडेड, अदरवाइज एक्सप्रेस है, मराठी में आप लोग लग सकता हो अगर पढ़ सकते हो। और ऐसे के जो ऐसे के लिए जो बीच का जो आप लोगों का एडिटोरियल पेज होता है 6th and 7th नंबर का, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। वोकैबुलरी जमा कीजिए, आप लोग कोई मैगजीन पढ़ सकते हो और थोड़ा सा आप लोग जो कहते हैं कि एक्स्ट्रा बुक्स भी आप लोग पढ़ सकते हो, जैसे कि कोई नॉवेल्स हो गई, अगर आपको अच्छा लगता होगा तो, इंटरेस्ट होता है किसी किसी का, अगर रीडिंग का आप लोगों को इन जनरली अगर हैबिट है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर बहुत अच्छी बात है। तो इसी के लिए न्यूज़पेपर और जनरल रीडिंग का हैबिट रखिए और अपने थॉट्स को क्लियर रखिए। नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। वी विल मूव नेक्स्ट। नाउ वी विल मूव टू द जीएस पेपर 4। 3 पेपर हमने देख लिया। पहला पेपर मराठी का रीजनल लैंग्वेज, दूसरा पेपर इंग्लिश का रीजनल जो कंपलसरी में, और उसके बाद तीसरा पेपर हमने देखा एसे का 250 मार्क्स का। उसके बाद अभी देखेंगे हम लोग जीएस पेपर 1, दैट इज योर पेपर 4। टोटल जीएस के 4 पेपर आएंगे, इसमें से पहला पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, जीएस पेपर 1 जिसे कहते हैं जनरल स्टडीज। कितना अच्छा नाम है, देखिए जनरल स्टडीज की कोई एक्सपर्टाइजेशन नहीं, एवरीथिंग विल बी जनरल इन नेचर। सो सी व्हाट द सिलेबस इज सेइंग, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, देख सकते हैं आप लोग, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। इंडियन हेरिटेज कल्चर, आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस है ये, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सोसाइटी। इसमें भी ध्यान में रखिए, इसको ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, जानना महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए कि मैंने करना क्या है। तो देखिए अभी जीएस का फर्स्ट पेपर रहेगा आप लोगों का जनरल स्टडीज, जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर में मुझे क्या पढ़ना है, जीएस पेपर में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने और 2 कंपोनेंट पढ़ने। जीएस पेपर सब्जेक्ट्स एंड कंपोनेंट। जैसे कि मुझे कौन से सब्जेक्ट पढ़ने, मुझे यहाँ पे 2 सब्जेक्ट पढ़ने, एक पढ़ना है हिस्ट्री और दूसरा पढ़ना है जियोग्राफी। ये दोनों भी सब्जेक्ट ऑलरेडी प्रीलियम में हम लोग पढ़ते हैं, सो कॉमन है प्रीलियम प्लस मेंस में। और मुझे 2 कंपोनेंट यहाँ पे दिए गए छोटे छोटे, इसमें से एक कंपोनेंट है आर्ट एंड कल्चर का। वैसे तो ये हिस्ट्री का ही पार्ट है, बट फिर भी सिलेबस में अलग से दिया हुआ है, इसलिए हम लोग अलग से पढ़ेंगे। बाय द वे मैं ये बताना जरूरी समझूंगा कि दिस सिलेबस वाज मेड इन 2013, एग्जैक्टली 10 years फ्रॉम नाउ। बैक इन 2013 ये सिलेबस बनाया गया था। इसमें आर्ट एंड कल्चर पहले भी पूछा जाता था, बट दैट वाज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट। फ्रॉम 2013 ऑनवर्ड्स दे हैव पुट आर्ट एंड कल्चर सेपरेट। सो आर्ट एंड कल्चर रहेगा और दूसरा जो कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा आप लोगों का इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। ऑलरेडी सोसाइटी हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, सोशल ज्योग्राफी भी होती है वो भी पढ़ते हैं। सभी सब्जेक्ट एक दूसरे को
कॉम्पेटिबल है, ये आप लोग समझ लीजिए। ऐसा भी नहीं कि यूपीएससी ने कुछ भी पूछ लिया आप लोगों को सिलेबस में। जीएस पेपर 1 में आपको सब्जेक्ट्स भी ऐसे पूछे विच आर कॉम्पेटेबल टू ईच अदर, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। हिस्ट्री ज्योग्राफी जहाँ पे यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी साथ साथ चलेगी, आर्ट एंड कल्चर आप लोगों को पूछेंगे विच इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिस्ट्री, एंड इंडियन सोसाइटी आप लोगों को पूछा जाएगा, ये आप लोग समझ लीजिए। अभी इसका सिलेबस हम लोग देखेंगे कि ठीक है, ये सब अभी हम लोगों को सिलेबस बताया जाए कि इसमें सिलेबस क्या है। तो देखिए इसमें सिलेबस में आप लोगों को कहा गया है इंडियन कल्चर। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे इंडियन कल्चर, व्हाट इंडियन कल्चर विल इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। अभी आर्ट फॉर्म का मतलब क्या है? आर्ट का मतलब एनी काइंड ऑफ आर्ट, इसमें पेंटिंग आ सकती है, जैसे कि हेवी इंडिया में फेमस जो खुद आपका सिटी है नासिक सिटी, उसके साइड में आप लोगों की वारली पेंटिंग फेमस है, जो कि ठाणे और पालघर से। दिस पेंटिंग्स आर मेड बाय द वारली पीपल, दे आर द ट्राइबल पीपल। गोंड पेंटिंग एक फेमस है इंडिया में। पेंटिंग्स के ढेर सारे टाइप्स है, डांसिंग के आप लोगों के टाइप्स आते हैं, तो ये आप लोगों को आर्ट फॉर्म्स पढ़ने इसमें। लिटरेचर आप लोगों को एक पढ़ना है कि लिटरेचर कौन सा, तो इंडिया इज अ हब ऑफ लिटरेचर। इंडिया में सबसे पहली जो किताब थी दैट वाज स्टार्टेड रिटन इन बैक टू हिस्ट्री 3000 ईयर्स बैक। ऋग्वेदा द फर्स्ट लिटरेचर ऑफ इंडिया। ऋग्वेदा के बाद आप लोगों के वेद लिखे गए, उसके बाद आप लोगों का पुराण लिखे गए, अरण्यकाश, ब्राह्मणास, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता लिखी गई आप लोगों की। ये तो हिंदुइज्म का हो गया सपोज। जैनिज्म के अपने कुछ ये है जिसमें जैसे जैनिज्म में भी पुराण वगैरह आते हैं। बुद्धिज्म का अपना कुछ लिटरेचर है, जैसे कि त्रिपिटक हो गए आप लोगों के, उसमें थेरी गाथा वगैरह आएंगे। तो ये लिटरेचर आप लोगों को पढ़ना है कि हमारा कल्चर कहाँ से आता है, लिटरेचर के रिगार्डिंग। और आप लोगों को आर्किटेक्चर पूछा जाएगा। आर्किटेक्चर मतलब कितना खूबसूरत देश है हमारा, ताजमहल, उसके बाद आप लोगों के कुतुब मीनार, कितने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं। इन मॉन्यूमेंट्स का आप लोगों का आर्किटेक्चर किस टाइप का है। आप लोगों को ढेर सारे टेम्पल्स दिखाई पड़ते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा टेम्पल्स इंडिया में है। बट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ दैट टेम्पल। When I was for the interview, they asked me that before you are from the Nasik, and the Nasik is famous for Kumbh Mela, and this Kumbh Mela is generally organized to your Jyotirlinga, Trambakeshwar. Have you seen that temple? I said, yes sir, I seen it. So they asked me that before, tell me what is the architecture of the Trambakeshwara temple. I had know that the architecture of Trambakeshwara temple is हेमाडपंथी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। उन्होंने मुझे पूछा बाद में कि और कितने टाइप के टेम्पल आर्किटेक्चर होते हैं। मैंने कहा सर नगारा टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, जो कि नॉर्थ इंडिया में दिखाई पड़ता है। सेंट्रल इंडिया में आप लोगों का वसेरा टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर रहेगा। और आप लोग साउथ इंडिया में जाते हो टू द साउथ ऑफ कृष्णा रिवर, यू विल सी द मैसिव गोपुरम्स विद द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। कितना खूबसूरत है देखिए, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कंपोनेंट कहूंगा मैं इसे। आर्ट एंड कल्चर, जैनिज्म पढ़ेंगे हम लोग, बुद्धिज्म पढ़ेंगे हम लोग, कितनी खूबसूरत फिलोसॉफीज है ये। इंडियन कल्चर कैसे क्या इवॉल्व हो चुका है, ये सब आप लोग पढ़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर जनरली आप लोगों को एंशिएंट और मिडिवल इंडिया कैटेगरी में पूछा जाता है, ये ध्यान में रखिए। इस प्रकार से रहेगा पहला वाला कंपोनेंट इंडियन कल्चर का। अभी आपने मुझे सवाल ये पूछा है कि एक का ये है कि सर ये जो आर्ट एंड कल्चर रहेगा ये कितने नंबर के लिए पूछा जाता है, तो मैं ये बताना जरूरी समझूंगा कि आर्ट एंड कल्चर 250 में से आप लोगों को 30 या 40 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। 3-4 साल पहले 25 मार्क्स के लिए पूछा गया था, 12.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछ लिए मैंने पूरे पेपर में। लास्ट ईयर के पेपर में मैंने 30-40 मार्क्स के लिए पूछ लिया, तो 20 to 40 मार्क्स का इसका रेंज रहेगा कि आउट ऑफ 250 द सेक्शन ऑफ आर्ट एंड कल्चर दे विल यूपीएससी विल आस्क इट फॉर द 32 या 20 to 40 मार्क्स, उससे ज्यादा पूछने के चांसेस नहीं। आर्ट एंड कल्चर के बाद नेक्स्ट कंपोनेंट आएगा आप लोगों का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब यहां पे ये जानना जरूरी समझिए कि आपको ये बताऊंगा मैं, इसको थोड़ा संक्षिप्त में देखेंगे हम लोग। हिस्ट्री की यहां पे बात कही गई है। हिस्ट्री बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। द मैन हु डज नॉट नो हिस्ट्री कैन नॉट क्रिएट हिस्ट्री। दिस इज अ कोट बाय डॉक्टर
सॉरी, दिस इज द कोड बाय जवाहरलाल नेहरू। हिस्ट्री के 3 कंपोनेंट होती है। इंडिया की हिस्ट्री 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट आएंगे आप लोगों की एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत का इतिहास, एंशियंट इंडिया। सेकंड आएगा आप लोगों का मिडिवल इंडिया, मध्ययुगीन। और थर्ड आप लोगों का आएगा मॉडर्न इंडिया, जिसे हम लोग आधुनिक भारत कहते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट्स रहेंगे। मेंस में आप लोगों को प्राचीन और मध्ययुगीन भारत नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो प्राचीन और मध्ययुगीन ये पूछा जाता है आर्ट एंड कल्चर के कंटेक्स्ट में। एंड जैसे मैंने कहा कि आर्ट एंड कल्चर के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे, प्राचीन एंड मध्ययुगीन, एंशिएंट एंड मिडिवल पॉइंट ऑफ व्यू। नो सेपरेट क्वेश्चन ऑन दिस कंपोनेंट। दिस इंटायर कंपोनेंट विल बी आस्क्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो आप लोगों को डायरेक्ट जो हिस्ट्री रहेंगी, हिस्ट्री आप लोगों को रहेंगी मॉडर्न इंडिया की। अभी आप कहेंगे कि सर, अभी एक ने क्वेश्चन पूछा है कि सर इसका यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राचीन एंड मध्ययुगीन भारत, सपोज कि इसमें क्या कैटेगराइजेशन है। तो एक बताना जरूर है, समझूंगा मैं, कि जैसे एंशिएंट इंडिया है, सपोज एंशिएंट इंडिया शुरू होता है आप लोगों का 2600 BC विद द स्टार्ट ऑफ IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, एंड इट कंटिन्यूज टिल द 8 AD। गुप्ता पीरियड चलता है यहाँ पे, वर्धमान डिनेस्टी। उसके बाद आएगा आप लोगों का मिडिवल इंडिया, इसमें IVC आएगी। IVC के बाद आप लोगों का जैनिज्म, बुद्धिज्म। उसके बाद आप लोगों का मौर्य एम्पायर, फिर छोटी मोटी डिनेस्टीज, राष्ट्रकूट, सातवाहन वगैरह वगैरह। दिस विल एंड विद गुप्ता एम्पायर। यू माइट हैव हर्ड द नेम्स ऑफ समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता वगैरह वगैरह, काफी फेमस रूलर्स रहे हैं। उसके बाद आएगा आप लोगों का मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया स्टार्ट्स विथ 8 AD टू 18 AD। इसमें आएंगे आप लोगों की मोस्ट फेमस दिल्ली सल्तनत। इंडिया में इस्लाम आ जाता है, दिल्ली सल्तनत। इसमें फिर सबसे पहले आएंगे आप लोगों के तुर्क, तुर्कों के बाद आप लोगों के खिलजी, फिर सैयद, फिर लोधी, फिर तुगलक, ऐसे आते जाएंगे। बाद में आएंगे बाबर, फिर मुगल शायद, मुगलों में फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, चलते रहेंगे। कब तक चलेगा सर? विद द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707। ये हो गया आप लोगों का मिडिवल इंडिया। और भाई साहब लास्ट में आएगा आप लोगों का मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया इज 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, यानी 18th सेंचुरी से लेके 2023 तक, ऐसा समझ लीजिए। कुछ भी पूछ सकते हैं ये लोग, क्वेश्चन सेंसिबल रहेंगे। पर वे दूसरी बात ये है कि ठीक है, मुझे इन्होंने ये पूछ लिया है, बट इसका सिलेबस क्या है? सिलेबस अगर आप लोग देखोगे मॉडर्न इंडिया का, कि ठीक है मॉडर्न इंडिया है, मुझे पढ़ना है, बट मॉडर्न इंडिया का सिलेबस क्या है? सो सी मॉडर्न इंडिया के सिलेबस में आप लोगों को दिया गया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पर्सनालिटीज, फेमस पर्सनालिटीज एंड इश्यूज। जैसे कि सिग्निफिकेंट इवेंट, कि सर हमें बताया जाए कि कौन से सिग्निफिकेंट इवेंट्स है। ओके, सिग्निफिकेंट इवेंट्स में सबसे पहले आएगा आप लोगों का 1707 डेथ ऑफ औरंगजेब। उसके बाद 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, 1764 बैटल ऑफ बक्सर। आफ्टर दैट द रिवॉल्ट ऑफ 1857, सबसे बड़ी चीज, भयानक, बहुत भयंकर चीज हुई थी। फेल हो गए हम लोग 1857 के रिवॉल्ट में, और हमको लोगों को पता चला कि कहीं पे तो भी गलती हो रही है। पॉलिटिकली हम लोग यूनाइटेड नहीं है, ब्रिटिशर्स आर यूनाइटेड। सो हम लोग पॉलिटिकली एक हुए विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। significant event, establishment of Congress. Then comes your moderate phase from 1885 to 1905. इसमें significant personalities, दादा भाई नौरोजी, the first economist of India, the economist of modern India. महादेव गोविंद रानडे, काफी फेमस इंसान है। गोपाल कृष्ण गोखले, दीनशाह वाचा, फिरोज शाह मेहता, काफी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज इसमें आएंगी। फिर आएंगे तिलक, लाल बाल एंड पाल, बाल गंगाधर तिलक। ये फेस चलते रहेगा एक्सट्रीमिस्ट का। मॉडरेट हो गए, फिर आएगा आप लोगों का 1905 टू 1918 तक मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट फेस। सिग्निफिकेंट इवेंट्स में बड़ा इवेंट 1885 के बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 विद द डिसीजन ऑफ लॉर्ड कर्जन। उसके बाद और कोई बड़ा सिग्निफिकेंस, तो इस पार्टीशन के खिलाफ 3 हीरो आते हैं। फिर द फर्स्ट एक्शन हीरोज ऑफ इंडिया, लाल बाल एंड पाल, बट वो भी किसी हद तक फेल हो जाते। फिर बड़ा इवेंट होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट एंड आप लोगों के बाल गंगाधर तिलक जी।
और बड़ी पर्सनैलिटी। इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री का जो आधा पेज है वो तो एक ही इंसान ने कैप्चर कर लिया है। ही इज नथिंग बट और आदरणीय बापूजी मोहनदास करमचंद गांधी जी। वो भले इंसान इस देश में आते 15 जनवरी 1915 में, सॉरी 9 जनवरी 1915 में, एंड दैट डे वी सेलिब्रेट एज अ प्रवासी भारतीय दिवस। और उसके बाद क्या, फिर गांधी ही गांधी। गांधी आए, खेड़ा की मूवमेंट, चंपारण्य मूवमेंट, अहमदाबाद का सत्याग्रह, छोटी छोटी मैचेस क्लियर कर ली। बड़ा मैच खेला 1921 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बट रोकनी पड़ी। किस वजह से? 1922 के चौरी चौरा कांड से। आम जनता ने 20-30 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। इससे हमारे गांधी जी व्यथित हो गए और उन्होंने कहा कि भैया रोक लो, यू हैव नॉट येट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस। First of all, we will understand the concept and then we will implement it. So, by considering this situation, he has stopped movement. 1932 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय कायदे भंग, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और यही पे नए हीरो आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, न्यू पर्सनालिटी। और इन्हीं के साथ नई न्यू यानी एकदम एंग्री यंग मैन आते थे। डॉक्टर अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, चलो दिल्ली, और फिर आएंगे आप लोगों के जवाहरलाल नेहरू। काफी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज आती। इश्यूज इन्होंने पूछे कि भैया इश्यूज क्या है। इश्यूज तो बहुत थे सर। डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी था ब्रिटिशर्स का कि इनको सबको डिवाइड करो। कम्युनल वायलेंस था हम लोगों ने, हिंदू मुस्लिम्स आज भी एक दूसरे को बड़े मीन्स फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, ये एक इश्यूज थे। कुछ सोशल इश्यूज थे हमारे, राजा राम मोहन राय जैसे बड़े व्यक्ति देश में थे हमारे। उसके बाद आप लोगों की ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ढेर सारे आप लोगों के विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस। ये इंडियन रिनेसांस था कि हमारे खुद के कल्चर में कुछ कमियां थी, तो हमारे ही लोगों ने वो कमियों को दूर करने का ट्राई किया है थ्रू द सोशल रिफॉर्म्स। आज महात्मा ज्योतिबा जी की, फुले जी की आज जयंती है। कितने फेमस इंसान है, किसानों के लिए काम किया उन्होंने, द शेतकऱ्यांचा आसूर, द सॉरो ऑफ पीजेंट्स। इन सब पर्सनालिटीज को पढ़ना है आप लोगों को, एकदम खूबसूरत क्लास 1 हिस्ट्री है, क्लास 1। फ्रीडम स्ट्रगल आप लोगों को पढ़ना है कि आजादी, पिछले साल हमने 75 साल मनाए आजादी के, आजादी का अमृत महोत्सव। बट ये अमृत महोत्सव लाने के लिए या आजादी मिलने के लिए ढेर सारे लोगों का सैक्रिफाइसेस हुआ है वहां पर। बहुत सारे पुरुष, बहुत सारी महिलाएं, यंग ओल्ड, सभी का आप लोगों का सैक्रिफाइस रहा है। पोस्ट इंडिपेंडेंस सिचुएशन पूछ जाएंगे, चलो ठीक है तुझे आजादी मिल गई, बट आजादी के बाद से अब तक क्या अचीवमेंट्स है आपकी? व्हाट यू डिड इन द लास्ट 75 ईयर्स। आपको ऐसे पूछ लूंगा मैं, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन लास्ट 75 ईयर्स, व्हाट यू हैव अचीव्ड। लॉट्स ऑफ थिंग वी हैव अचीव्ड। 51 में आप लोग बताइए बड़े बड़े इवेंट्स क्या हुआ। 51 में पहला इलेक्शन लिया हम लोगों ने सक्सेसफुली, जिस देश में 90% इलिटरेसी थी। लोगों का कहना था कि इलेक्शंस और डेमोक्रेसी इंडिया में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। वो तो शुक्र मनाएंगे हम लोग कि हमारे देश में सरदार पटेल जैसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे देश को इंटीग्रेट करने का ट्राई किया। देश बनाना एक बड़ा चैलेंज था, देश बना लिया। लोगों का कहना था बना तो लिया, चलेगा कब तक, चलवा के दिखाया हमने। 75 साल से हम लोग सक्सेसफुली चल रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट, बहुत ही कम गवर्नमेंट जैसी पिछले 75 सालों में जिन्होंने अपना 5 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं किया होगा। लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी में कभी आप लोगों को मेजोरिटी नहीं आ सकती। मोदी जी पिछले 10 साल से मेजोरिटी में आ रहे हैं। दीज आर द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसरो जैसी संस्था दी हमने दुनिया को, आरबीआई जैसी बैंक दी हमने, इंडिया को यूपीएससी जैसा कमीशन हमने दिया है जो कभी अपने काम में फेल हुए नहीं। जहां पे 90% इलिटरेसी थी, आज वहां पे हमारे देश में गिन के 10 से 15% इलिटरेसी बची। साइंस की दुनिया में, आर्ट की दुनिया में, इकोनॉमी की दुनिया में, पॉलिटी की दुनिया में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है हमारा। बाय कंसिडरिंग द एज ऑफ योर नेशन, वी आर वेरी यंग, वी आर जस्ट 75 ईयर्स यंग। डेमोक्रेसी का ज्यादा अनुभव नहीं है, बहुत अच्छे से डेमोक्रेसी हम लोग चला रहे। ये सब पोस्ट इंडिपेंडेंस में आएगा आप लोग। 51 का वॉर हो गया आप लोगों का, 62 का वॉर हो गया, 51 का इलेक्शन, 62 का वॉर विद चाइना, 65 का पाकिस्तान के साथ आप लोगों का वॉर, 66 की आप लोगों की ग्रीन रिवोल्यूशन, 71 द एरा ऑफ आयरन लेडी इंदिरा गांधी, बांग्लादेश लिबरेशन का वॉर हमने किया था। 75 में इमरजेंसी लग जाती है, 78 तक चलती है। 84 में आप लोगों का ऑपरेशन ब्लू स्टार है,
उसके बाद मैडम की हत्या हो जाती है, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, 1990 में हम लोगों ने एलपीजी लाते हैं, मनमोहन सिंह जी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और बाद में देश में होती है फिर आईटी रिवॉल्यूशन। खूबसूरत कहानी, एकदम खूबसूरत, अल्ट्रा खूबसूरत कहेंगे। और इसमें छोटा सा कंपोनेंट रहेगा हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब एक स्टूडेंट का कहना है कि सर हिस्ट्री कितने नंबर के लिए पूछा जाएगा, तो हिस्ट्री के नंबर्स रहेंगे आप लोगों के 70-80 मार्क्स के लिए हिस्ट्री पूछा जाएगा आउट ऑफ 250। 30-40 मार्क्स के लिए मान लीजिए मैंने, या 25 मार्क्स के लिए मैंने आर्ट एंड कल्चर पूछ लिया, और मैंने 80 मार्क्स के लिए मैंने हिस्ट्री पूछ लिया। 10-10 मार्क्स के 8 सवाल मैं पूछूंगा, या किसी भी प्रकार के सवाल आप लोगों को पूछ सकता हूं मैं हिस्ट्री को। सवाल बड़े खूबसूरत होते हैं, इतने खूबसूरत कि आप कहेंगे कि यार कैसे क्या ये लोग इतना भारी क्वेश्चन बना सकते हैं। The third battle of Panipat was fought in 1761. Why so many empire-shaking battles were fought only at Panipat? क्या क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था, क्यों पानीपत में ही इतनी सारी भयानक लड़ाइयां लड़ी गई है? पानीपत में 3 वॉर हुए अब तक। 1526 का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद 1556 का सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, एंड 1761 का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। कितना अच्छा क्वेश्चन है। अंबेडकर और गांधी दोनों के बीच में कंपैरिजन आप लोगों को पूछा गया है कि दोनों का भी अचीवमेंट एक ही था कि देश को आजाद कराना, बट फिर भी एक दूसरे इतने अपोजिट डायरेक्शन में क्यों चलते थे। गांधी जी और सावरकर को पूछ लिया, या गांधी जी या आप लोगों के सुभाष चंद्र बोस को आप लोगों ने पूछ लिया, पर्सनालिटीज को कंपेयर करने को पूछेंगे कि ठीक है तेरे सब आदर्श है, बट कहां तक आप लोगों को ये आदर्श समझ में आए। ये एक आप लोगों को पूछा जाएगा, और आप लोगों को पूछे जाएंगे आप लोगों की हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में आप लोगों को बहुत ही लिमिटेड टॉपिक है, जैसे कैपिटलिज्म, फासिज्म, नाजिज्म और वर्ल्ड वॉर आप लोगों को पूछे जाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर भी 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे 20 से 30 मार्क्स के लिए। इस प्रकार से ये एक कंपोनेंट है आप लोगों का, इसके ऊपर आधे क्वेश्चन रहेंगे 100 से लेके 125 मार्क्स का, ये आप लोग समझ लीजिए। आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री भी आप लोगों को सिर्फ मॉडर्न इंडिया की है, आर्ट एंड कल्चर में एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया पूछ लेंगे। आर्ट एंड कल्चर का कोई सवाल इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सर आर्ट एंड कल्चर का कोई तो भी एक सवाल बताइए। आर्ट एंड कल्चर में सवाल आप लोगों को पूछा गया है, इंडस वैली के ऊपर आप लोगों को सवाल पूछे गए थे। कुछ तो भी सवाल था वो, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे, बट इसके इंडस वैली के ऊपर हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, आप लोगों को गुप्ता एम्पायर हो गया, पेंटिंग्स हो गए, आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए आप लोगों को। इसमें एक क्वेश्चन था, डिस्कस द इनपुट्स प्रोवाइडेड बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन टू द modern day culture and urbanization, कि यस व्हाट आर द इनपुट्स प्रोवाइडेड बाय द आईवीसी टू द मॉडर्न डे एंड कल्चर, कि ऐसी कौन सी चीजें जो आज से 4000 साल पहले चलती थी आईवीसी में, और आज भी वो चीजों को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ये एक सवाल पूछा था, 6th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी में इसका आंसर दिया है। थर्ड चैप्टर जो आईवीसी के ऊपर आप लोगों को है, 6th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, थर्ड चैप्टर मैप के साथ दिया है। मैं तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के पहले मैप निकालूंगा हिस्ट्री में, मैं दिखाऊंगा कि आईवीसी कहाँ पे थी, मैं वो ट्रायंगल शेप दिखाऊंगा कि ये पाकिस्तान से लेकर गुजरात तक एक्सटेंडेड थी, रिवर्स दिखाऊंगा मैं वहां पे इंडस वगैरह, और फिर मैं शुरू करूंगा कि बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, आज भी बदला कुछ नहीं है। अर्बनाइजेशन की इसमें अगर देखेंगे तो आईवीसी में जो रहने वाले लोग थे उनके 2 मंजिला घर थे, मल्टी स्टोरी हाउस थे। आज भी पूरी दुनिया में मल्टी स्टोरी हाउस है। उन लोगों का जो ड्रेनेज सिस्टम था दैट वाज अंडरग्राउंड, और हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी अंडरग्राउंड है। उन लोगों के जो रोड्स थे वो राइट एंगल्स में आते थे, जिसे स्क्वायर कहते हैं हम लोग, तो हमारी भी जो रोड सिस्टम है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो भी स्क्वायर पैटर्न की है, ग्रिड पैटर्न कहेंगे हम लोग। कल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन है, जो स्वस्तिक हम लोग कहते हैं, स्वस्तिनो इंद्रो विद्याश्रवा, स्वस्तिक, स्वस्तिक का इन्वेंशन भी आईवीसी से हुआ है। पशुपति सील एक आईवीसी में आता है। ग्रेट बात उस समय था, आज हम लोग शाही स्नान करते हैं, दीपावली के दिन कोई बड़ा दिन रहे तो हम लोग सवेरे सवेरे उठ के शाही स्नान करेंगे। ये ग्रेट बात उस समय भी लिया जाता था। उस समय की महिलाएं गोल्ड की बड़ी फॉन्ट थी, आज की भी महिलाएं गोल्ड की फॉन्ट है। उस समय के कल्चर में आप लोग पोनी टेल्स, पिकटेल्स बनाते थे, आज भी पोनी टेल्स, पिकटेल्स बनाए जाते। हो गया है मेरे क्वेश्चन का आंसर, 6th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी। खुद ही देखिए कितना इजी है, खुद देख लीजिए आप।
सो दिस विल बी द फर्स्ट। और इसी पेपर में नेक्स्ट रहेगा आप लोगों का जियोग्राफी का एक सिलेबस, इंडियन सोसाइटी एंड जियोग्राफी। आर्ट एंड कल्चर हमने देखा, हमने हिस्ट्री देखा, अभी हम लोग देखेंगे इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी भी एक कंपोनेंट है, छोटा सा कंपोनेंट, ये बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। इसमें क्या पूछा गया, तो साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, रोल ऑफ वुमेन, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, साइलेंट फीचर्स, रोल ऑफ वुमेन, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। इजी है। साइलेंट फीचर्स क्या है आपकी सोसाइटी के, हमारी सोसाइटी का साइलेंट फीचर है पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान, पितृसत्ता। हमारी सोसाइटी का साइलेंट फीचर, हम लोग फैमिलीज में रहते हैं, जॉइंट फैमिलीज होती है हम लोगों की, बहुत बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज, स्पेसिफिक टाबू कहेंगे जॉइंट फैमिली, जो साउथ सब कॉन्टिनेंट में दिखाई पड़ती है आप लोगों को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और हर रिलीजन में, हिंदू में, क्रिश्चियंस में, मुस्लिम्स में, जैन में, बुद्धिस्ट में, सभी रिलीजन में जॉइंट फैमिलीज है। शादियां हमारे यहाँ भी यूनिवर्सल फिनोमिना है। मैरिज सिस्टम जिसे कहते हैं हम लोग, फैमिली सिस्टम, मैरिज सिस्टम, किनशिप, ये हम लोगों के बेसिक फीचर्स। इंडोगामस सोसाइटी, शादी भी हम लोग यानी इसमें ही करेंगे फिर कास्ट में, इंडोगामी। व्हाट इज द टाइप ऑफ योर मैरिज, आवर मैरिज टाइप इज इंडोगामी। इंडोगामी मीन्स वी विल मैरी, आई विल मैरी इन माई ओन कास्ट। इंटरकास्ट मैरिजेज ज्यादा दिए जाते नहीं, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये है कि आपने शादी कर ली, आपकी देश में बहुत सी शादियां होती, बट व्हाट इज द डिवोर्स रेशो, ये आप लोगों को पूछा गया था। कि मैंने पूछा गया नहीं था, रिसेंटली न्यूज में भी था, ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं आप लोगों को कि इंडिया में ठीक है इतनी सारी शादियां होती है, बट डिवोर्स का रेशो क्या है। तो पूरी दुनिया में सबसे कम डिवोर्स का रेशो इंडिया में है। यानी इंडिया अगर देखेंगे आप लोग, रिसेंटली न्यूज में था, करंट में, बेल्जियम करके एक देश है, यूरोप में आता है, बेल्जियम में डिवोर्स का रेशो 96%, कि शादी किया है नहीं तेरा डिवोर्स होने वाला, 96%। यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में यही रेट 24% है डिवोर्स का। तो भाई साहब हमारे देश में कितना, तो हमारे देश में डिवोर्स का रेट है 1.8% ओनली। इसमें भी जो नॉर्थ इंडियन स्टेट है, सबसे कम डिवोर्स नॉर्थ इंडियन स्टेट में होते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, लेस देन 1% डिवोर्स होते हैं यहाँ, लेस देन 1%। और आप महाराष्ट्र में 1.2% है डिवोर्स। और नीचे आते आते एजुकेशन का लेवल बढ़ता है, डिवोर्स का थोड़ा सा रेशो बढ़ता है। इंडिया में सबसे ज्यादा डिवोर्स मिजोरम में होते हैं, बट पूरा मिला के 1.8 है। देखिए कितना खूबसूरत एग्जाम्पल, पुट कर देने का एग्जाम्पल, सॉलिड, कि कोई फर्क नहीं पड़ता। अरेंज मैरिजेस है ऊपर से, नॉट इवन लव मैरिजेस। इंडिया में 94% मैरिजेस आर अरेंज मैरिजेस, ओनली 6% मैरिजेस आर इंटरकास्ट मैरिजेस। ये भी आप लोग ध्यान में रख लीजिए। यही आप लोगों को पूछा जाता है, वुमन एम्पावरमेंट। जैसे मैंने कहा, वुमन एम्पावरमेंट इज अ की टू कंट्रोल पॉपुलेशन। मुलगी शिकली प्रगति झाली, हाउ, क्योंकि महिलाओं को एजुकेशन देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि एक महिला अपनी पूरी फैमिली को एजुकेट करती है। एक पुरुष का शिक्षित होना और एक महिला का शिक्षित होना, एक पुरुष एक इंसान को शिक्षित कर सकता है, बट एक महिला पूरे घर को शिक्षित करती है। इसलिए पुरुषों से ज्यादा या पुरुषों के साथ साथ हमें महिलाओं को भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए, महिलाओं को रोल बढ़ाना चाहिए। हम लोगों ने रिजर्वेशन दिया है हमने, पंचायती राज सिस्टम में, विधानसभा, विधान परिषद, सब जगह पे रिजर्वेशन है। एनडीए, एयरफोर्स सब में ओपन कर दिया है महिलाओं को। देख सकते हैं आप लोग इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, की वेस्टर्नाइजेशन का ट्रेंड। आजकल इंडिया में लोग कुछ लोग अपना कल्चर भूल रहे हैं। सो आप लोग वेस्टर्नाइजेशन के इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं। सो दैट इज द थिंग। कम्युनलिज्म, किसी भी कम्युनिटीज के बीच में थोड़ा सा टकराव होना, वो कोई भी कम्युनिटीज हो सकती है, वो